अगर हम किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जिस अध्ययन को या जिस आधुनिक शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी के क्षेत्र में देखें, चाहे हम डॉक्टरी के क्षेत्र में देखें, या चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देखें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें, तो ये जो आधुनिक शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, इसका विकास भारत में कैसे हुआ, इस बात को जानना हमें बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि इस बात को जानना कि अंग्रेजों के द्वारा इस आधुनिक शिक्षा को भारत में क्यों लाया गया और कब लागू किया गया, क्यों हमें आधुनिक शिक्षा भारत में दी जाने लगी, इसके पीछे की उत्तरदायी परिस्थितियां क्या थीं जिसके द्वारा हमें आधुनिक शिक्षा भारत में लाने की आवश्यकता पड़ी। तो प्रारंभ में अगर हम देखें, प्रारंभ में देखते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होने के पश्चात अंग्रेजों के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि अब भारत पे प्रत्यक्ष शासन को स्थापित किया जाए। अब भारत में प्रत्यक्ष शासन को स्थापित करने के लिए एक शासन को सुदृढ़ रूप वही प्रदान कर सकता है जिसके पास उस क्षेत्र के भाषा की अच्छी पकड़ हो, उसके प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की अच्छी जानकारी हो, वही एक अच्छा शासक वर्ग हो सकता है। तो अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ में हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अध्ययन करने का काम किया गया। मतलब 1765 से अगर हम 1813 तक इनकी अगर नीतियों को देखें, 1813 तक अगर हम इनकी नीतियों को देखते हैं, तो इनकी नीतियों में यह दिखाई देता है कि यह पहले भारत के प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, प्राचीन दर्शन, प्राचीन साहित्य को ये जानने का प्रयास करते हैं और उसको यूरोपीय भाषा, उसको अंग्रेजी भाषा में ये ट्रांसलेट करवाते हैं। जैसे इसके पीछे विचारधाराओं का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें देखते हैं तो 1765 से 1813 के बीच जोनाथन डंकन और विलियम जोन्स, ये जो दो व्यक्ति हैं, ये उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ये दो व्यक्ति उदारवादी विचारधारा का है। इनका यह मानना था कि एक अच्छा प्रशासक वही हो सकता है जो उस क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता की अच्छी पकड़ रखता हो। पहले हमारे साहित्यों को इनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाता है और हमारे साहित्यों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर भारत में पेश किया जाता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता रही है वो विश्व के अन्य संस्कृति और सभ्यताओं में प्राचीनतम रूप रही है, बहुत अच्छी संस्कृति रही है। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे इनकी नीतियों में परिवर्तन आता है, जिसका मतलब 1750 से क्या होता है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। 1750 से यूरोप में औद्योगिक क्रांति पूर्ण रूप से शुरू होती है और यह ब्रिटेन में 1813 तक अपने चरम पर होती है। 1813 तक ये औद्योगिक क्रांति जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है। वहीं इनके शिक्षा नीति में एक बदलाव आता है जो 1813 के बाद हम देखते हैं। 1813 में अगर इनके शिक्षा नीति में बदलाव आने के पीछे अगर हम परिस्थितियां देखें तो उस समय परिस्थितियां यह थी कि 1813 तक आते आते औद्योगिक क्रांति अपने व्यापक रूप में आ चुकी थी और उस समय विचारधारा जो थी, औद्योगिक क्रांति को लेकर जो विचारधारा थी, वो विचारधारा बेंथम और जेम्स मिल की थी। बेंथम और जेम्स के मिल का यह मानना था कि यह एक उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थे और इनका मानना था, या उपयोगितावादी विचारधारा का यही मानना होता है कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। और उधर औद्योगिक क्रांति बहुत चरम सीमा पर थी। औद्योगिक क्रांति का दो मार्ग था, एक विस्तृत बाजार और एक कच्चे माल की प्राप्ति। विस्तृत बाजार के चक्कर में देखें तो भारत प्राचीन काल से धनी रहा है जनसंख्या के मामले में, तो एक विस्तृत बाजार तो भारत में था ही और भारत में ऐसे उपजाऊ क्षेत्र थे जिससे कच्चे माल की प्राप्ति अधिकतर हो सकती थी। इसको देखते हुए ये विचारक उपयोगितावादी विचारधारा जो भारत में आधुनिक शिक्षा को लाने की बात करते हैं।
हम अगर 1813 का चार्टर एक्ट देखें, अब हम बहुत कुछ तो इसमें नहीं करा सकते हैं एक बार, पर एक एक टॉपिक को देख सकते हैं। अगर हम 1813 के चार्टर एक्ट को देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। लेकिन अब भारत में किस पे शिक्षा पर खर्च की जाए, इसको लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ कि 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च तो की जाए, पर किस शिक्षा पर खर्च की जाए, प्राचीन शिक्षा पर खर्च की जाए या आधुनिक शिक्षा पर खर्च की जाए, या शिक्षा की भाषा क्या हो, इसको लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न होता है। ये है विवाद। अब विवाद के दो पहलू, एक तो शिक्षा का विषय क्या हो, हम किस विषय में शिक्षा को दें, शिक्षा का विषय आधुनिक हो या शिक्षा का विषय जो प्राचीन धर्म की जो शिक्षा दी जा रही थी हमारे प्राचीन सभ्यताओं से, वो धार्मिक शिक्षा हो। तो अगर हम दोनों आंग्लवादी या प्राच्यवादी, दो विचारधाराएं यहाँ पर हैं, आंग्लवादी विचारधारा और एक प्राच्यवादी विचारधारा, अगर हम इन दोनों विचारधाराओं को देखें तो दोनों विचारधाराएं इस बात पर सहमत हो गए कि भारत में जो शिक्षा देनी चाहिए वो हमें आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। तो इस बात पर तो निर्णय लिया गया दोनों विचारधाराओं के द्वारा, आंग्लवादी एवं प्राच्यवादी, कि भारत में जो शिक्षा देनी चाहिए वो हमें आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन भारत में शिक्षा की भाषा को लेकर एक लंबा विवाद उत्पन्न हुआ, और ये विवाद हम कई रूपों में देखते हैं। प्राच्यवादी, यहाँ पर प्राच्यवादी विचारधारा और एक आंग्लवादी विचारधारा। प्राच्यवादी विचारधारा का मानना यह था कि जो शिक्षा हो, जो आधुनिक शिक्षा हो, उसकी जो भाषा हो वो प्राचीन भाषा हो। प्राचीन भाषा कहने का मतलब अरबी, फारसी, जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय में भाषा पॉपुलर थी, और इसके बाद संस्कृति जो हमारे हिंदू संप्रदाय में भाषा पॉपुलर थी, इन भाषा में शिक्षा भारत में दी जाए। लेकिन वही आंग्लवादी, जो आंग्लवादी विचारधारा के लोग हैं, वह इसी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में देने की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत में देखें तो भारत में अंग्रेज के द्वारा प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की जाती है। जब प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत की जाती है तो निचले स्तर पर काम करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। वो कर्मचारी बहुत अधिक संख्या में ब्रिटेन से नहीं आ सकते थे, ना तो ब्रिटेन में इतनी जनसंख्या थी, पहली बात, ना तो इतने संसाधन उपलब्ध थे उस समय, ना ब्रिटेन में बैठकर यहाँ पर शासन किया जा सकता था, क्योंकि अभी उतना संचार व्यवस्था उत्पन्न नहीं था, अभी रेलवे का विकास नहीं हुआ। हम देखते हैं 1853 में रेलवे का विकास। इन सब चीज़ों को लेके भारत में एक ऐसे मध्यम वर्ग का उद्भव करना था, एक ऐसे मध्यम वर्ग का निर्माण करना था जो राजनीतिक रूप में तो अंग्रेजों का समर्थक बना रहे और प्रशासनिक रूप में अंग्रेजों के निम्न स्तर पर वह काम करे। जो प्रशासन के क्षेत्र में हम देखते हैं, राजनीति के क्षेत्र में देखें तो वह सभी ये चाहते थे कि यह जो एक मध्यम वर्ग, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग होगा, वह हमारे लिए एक समर्थन का कार्य करेगा। जैसे हम 1857 के विद्रोह में देखते भी हैं कि 1857 के विद्रोह में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अंग्रेजों को समर्थन करता है। लेकिन वही देखें तो ये आंग्लवादी या आंग्लवादी विचारधारा दो रूपों में प्रभावित थी। एक तो यहाँ विलियम बेंटिंक था, जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यह 1828 में आया था और 1828 में यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया जाता है। वहीं लॉर्ड मैकाले और बेंथम, जो उपयोगितावादी विचारधारा से प्रभावित थे, इन सभी का यह मानना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करके ही औपनिवेशिक हितों की प्राप्ति की जा सकती है। भारत में प्राचीन शिक्षा को लागू करके औपनिवेशिक हितों की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसको लागू करके क्योंकि एक सक्षम वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत में इसके साथ साथ एक मध्यम वर्ग का उद्भव करना है। क्योंकि मैंने बताया औद्योगिक क्रांति की दो मांगे थी, एक विस्तृत बाजार, तो जो विस्तृत बाजार था वो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त ही वर्ग उत्पन्न कर सकता था, क्योंकि
अगर हम अंग्रेजी सीखेंगे तो हम उनकी विचारधाराओं से मेल खाएंगे, अगर हम प्राचीन सभ्यताओं में जाएंगे तो हम उनकी विचारधाराओं से मेल नहीं खाएंगे, तो उनके सामान को हम क्यों खरीदेंगे। तो एक विस्तृत बाजार या विस्तृत बाजार का उद्भव करने के लिए यह जो आंग्लवादी थे ये अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं। वहीं प्राच्यवादी प्राचीन शिक्षा का समर्थन क्यों करते हैं, तो प्राच्यवादियों का यह मानना था कि अगर हम भारत में अंग्रेजी, भारत में अरबी, फारसी, संस्कृत आदि अगर भाषाओं का अगर भाषा को हम लागू करते हैं तो इसके पीछे ये होगा कि भारत में जो है एक सामाजिक विभाजन बना रहेगा, जो राजनीति में हमारा बहुत बड़ा योगदान देगा। सामाजिक विभाजन कैसे, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग था वो अरबी और फारसी में भाषा सीखता और जो संस्कृत था वो हिंदू वर्ग था। अच्छा, हम प्राचीन काल से देखें, क्योंकि भाषा, क्षेत्र, एक रूपता यह बहुत डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति पर। अगर हम आप एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, अगर हम आप एक जैसे रह रहे हैं, तो हमारा आपका संपर्क जो है, हमारा आपका संबंध जो है वो बहुत अच्छे से स्थापित हो जाता था। तो इनका मानना यह था कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग हमेशा के लिए भारत में बना रहना चाहिए। इसलिए ये प्राच्यवादी जो थे ये प्राचीन भाषाओं की बात करते थे। वहीं इनके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को ही लागू करके की जा सकती थी, तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया, जिसमें हम विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले और बेंथम के विचारधारा को देख सकते हैं। हालांकि ये रद्द कर दिया जाता है और आंग्लवादियों की जीत होती है और भारत में ब्रिटिश शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा में देने की बात की जाती है। अब देखते हैं, अगर इसकी भाषा अंग्रेजी थी तो इसमें किया क्या गया। अब अगर हम देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात की जा रही थी, जो भारत जैसे विशाल क्षेत्र में, भारत जैसे बड़े क्षेत्र में इतना जो धन था 1 लाख रुपया वो बहुत कम था। तो अब किया क्या जाए, तो जिसके द्वारा मैकाले इस बात से सहमत होता है और मैकाले एक फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसे शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत कहा गया, फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत कहा गया, एक यह थ्योरी प्रस्तुत करता है, एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा यह कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो छन छन कर नीचे के वर्गों में वितरित हुई। कहने का मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा को पहले हमें उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षित करना है। कहने का मतलब भारत में एक ऐसे मध्यम वर्ग को तैयार करना है जो हमारा समर्थक हो और जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग हो और जो हमारा खरीदार बन सके। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा आंग्लवादियों का यह मानना था। हालांकि आंग्लवादी जीतते हैं और यह मैकाले के द्वारा निस्यंदन सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। निस्यंदन सिद्धांत में यह कहा जाता है कि अब निस्यंदन सिद्धांत कहने का मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा जो है छन छन कर नीचे के वर्गों तक जाएगी। मतलब हम एक ऊपरी वर्ग को पकड़ें और उसको शिक्षित कर दें, इसके बाद वो जो शिक्षा है वो धीरे धीरे वन वर्गों तक नीचे की ओर जाएगी। हालांकि हम बाद में देखें, प्राचीन काल से देखें, जो वर्ग शिक्षित होता है वही वर्ग शिक्षा की ओर जाता है। इसके बाद निम्न वर्ग हमेशा अशिक्षित बना रहा है। इसके द्वारा भी यही हुआ कि निम्न वर्ग अशिक्षित बना ही रह गया और ये शिक्षा का जो निस्यंदन सिद्धांत लागू किया गया था यह पूर्ण रूप से हुआ नहीं। हालांकि 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। हालांकि हमें उधर जाना नहीं है अभी। तो यह शिक्षा 1835 कब, तो यह शिक्षा 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत को लागू किया गया। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं तो भारत में औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को लाया गया, जिसकी भाषा को अगर हम देखें तो जिसकी भाषा रखी गई अंग्रेजी। अब इससे क्या हुआ कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति पूर्ण रूप से होती गई। हालांकि हमें इसमें और बहुत कुछ देखना है, पर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकते, ये हमारी भी मजबूरी है। तो कृपया अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब आगे मैं क्या कहूँगा।